नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। छात्रों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत है। देखिए छात्रों, परिवर्तन समाज का नियम है और मनुष्य समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो परिवर्तन के साथ साथ आगे कदम बढ़ाना यह मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है और उसी परिवर्तन का एक घटक होने के नाते अथवा उसी परिवर्तन का एक घटक के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए हम पुनः ऑनलाइन अध्यापन की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों, अध्यापन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वह इस शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो एक छात्र के नाते आपको अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। तो आज से हो रहे ऑनलाइन लेक्चर का आप नियमित रूप से ध्यान देते हुए पढ़ाई की ओर बढ़ोगे, ऐसी मैं पहले आशा करती हूँ। तो देखिए, दैनिक शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत हम हिंदी विषय का गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन हेतु अथवा व्यावहारिक हिंदी आदि घटकों का हम अध्ययन करते हुए आए हैं। उसके साथ साथ हम व्याकरण के कई सारे घटकों का भी अध्ययन हमारा हो चुका है। तो आज की तासिका में हम हिंदी व्याकरण का वाक्य के भेद इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो व्याकरण का घटक है वाक्य के भेद। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह क्या करता है? अन्य लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब ही वह समाज के अन्य घटकों से, दूसरे लोगों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। और इसके लिए वह ध्वनियों को निकालता है। मुंह से वह क्या करता है? ध्वनियों को निकालता है और इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह अथवा शब्द समूह के रूप से नए नए वाक्य बनते हैं। मतलब देखिए कि अर्थपूर्ण शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है कि जिनके माध्यम से हम अपने मन के भाव, विचार, अपने जो भी मन के भाव होते हैं वह प्रकट करते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। अर्थात देखिए, अगर मैंने कहा आपको राम आया, वाक्य के भेद 3 हैं। पूजा गई, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है। मतलब सिर्फ शब्द समूह के मिलाप से वाक्य नहीं बनता, तो उसे सही तरीके से अर्थपूर्ण अगर उसकी रचना करनी होती है तो ही वह वाक्य बनता है। सिर्फ आगे पीछे सिर्फ शब्दों का समूह तैयार किया और बेमतलब शब्द समूह का मिलाप किया और उस शब्द रचना से अगर हमने बात कही तो वो वाक्य बनता नहीं। तो जो भी शब्द समूह है उसे पहले अर्थपूर्ण तरीके से रचनाबद्ध रखना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है? नया वाक्य बनता है। अर्थात वाक्य पदों का ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह है जिसमें पूरा अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है। यहाँ पर दिया है, देखो परिभाषा, कि वाक्य पदों का ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह है जिसमें पूरा अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो। मतलब देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे इधर उदाहरण दिया है, मोबाइल फ़ोन ध्यान खींचता है, मॉल में कपड़ों की सेल लगी है। तो ये उदाहरण क्या है? एक वाक्य है ये। और वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं। वाक्य के 2 मुख्यतः भेद होते हैं, जैसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और उसके साथ साथ रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो आज हम पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद का अध्ययन करने वाले हैं। अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद यानी क्या? तो उस वाक्य का अर्थ कैसे आता है, अर्थ क्या है उस वाक्य का, उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद दिए जाते हैं। अभी वाक्य का अर्थ किस प्रकार है उसको महत्व देते हुए
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी देखिए वो वाक्य सरल विधान है या उस वाक्य में आज्ञा दी गई है अथवा उस वाक्य में किसी बात की होने की शंका व्यक्त की गई हो अथवा संकेत दर्शाया है अथवा उस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो अथवा आश्चर्य विस्मय व्यक्त हुआ हो, तो मतलब वाक्य का अर्थ कैसे है उसके अनुसार वाक्य के निम्न प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। जैसे पहला है विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य, जिसमें देखिए डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, परिभाषा कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य का पूर्व दिशा में उदय होता है। दूसरा, चिड़िया तालाब में तैर रही है। चिड़िया तालाब में तैर रही है। अन्य उदाहरण देखिए, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। चौथा उदाहरण, नदी में बाढ़ आई है। पांचवा उदाहरण, रोहित ने नया मकान खरीदा। ठीक है, उसके साथ साथ अन्य उदाहरण देखिए, बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद माँ खाना बनाती है। मतलब किसी कार्य के होने का हमें यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, यानी बच्चों ने पढ़ाई की है। माँ खाना बनाती है, मतलब माँ क्या कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है? खाना बनाने का कार्य कर रही है। प्रिया गाना गाती है। हाँ, तो प्रिया कौन सा कार्य कर रही है? गाना गाने का कार्य कर रही है। उसके साथ साथ ऐसा भी आ सकते हैं उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण, रोहित ने नया मकान खरीदा। इसके साथ श्रेया ने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उसका यहाँ पर विधानवाचक वाक्य। अन्य उदाहरण, अमर ने पाठ याद कर लिया। तो ऐसे ये अन्य उदाहरण के अंतर्गत मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो विधानवाचक वाक्य जिसे कि सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, और जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने का अथवा कार्य करने की सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। हाँ, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ के आधार पर का पहला प्रकार समझ में आया होगा। अभी दूसरा प्रकार देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी यहाँ पर विरोध दर्शाए कि नकारात्मकता का भाव। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, देखो उसकी परिभाषा कि जब वाक्य से किसी बात का न होना या कार्य का न होना सूचित होता है तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहले विधानवाचक वाक्य यानी सकारात्मक, तो निषेधवाचक वाक्य दूसरा प्रकार यानी जैसे कि हम अर्थ यहाँ पर लगा सकते हैं नकारात्मक, जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध हो। पहले वाक्य प्रकार में क्या है, किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, तो निषेधवाचक में नकारात्मक यानी किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती हो। तो जब वाक्य से किसी बात का न होना या कार्य का न होना सूचित होता है तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में नहीं, मत, न ऐसे शब्द आते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण, राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा। उदाहरण क्या है, राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा, मतलब बोध क्या होता है यहाँ पे कि वो स्कूल जाने वाला नहीं। दूसरा उदाहरण, उसे काम करना नहीं आता। नहीं, तो उसे काम करना आता ही नहीं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ये भी उदाहरण आप अपनी कॉपियों में लिखना है। तुम गाँव मत जाना। मत मतलब गाँव जाना नहीं है, ये बोध होता है। नेक्स्ट, राम ने काम नहीं किया। राम ने काम नहीं किया, बोध क्या होता है, तो राम ने काम किया ही नहीं। उसके बाद, विजय तुम ऐसा न करो। हाँ, मतलब जो भी वह कार्य कर रहा है, कुछ गलत कर रहा हो अथवा जो करना नहीं चाहिए वह कर रहा हो, तो यहाँ पर बोध क्या दिया गया है उसे कि विजय तुम ऐसा न करो, मतलब न करने की सूचना दी है। आज बारिश नहीं होगी, निश्चित कि बाबा बारिश आज होने वाली नहीं है। पेपर में आज अच्छी खबर नहीं आई है। हाँ, विशाल का खत आया नहीं, यहाँ पर नहीं शब्द। उसके साथ साथ अन्य उदाहरण देखिए, नदी में बाढ़ नहीं आई है। रोहन
धूप में न निकलना, मतलब न निकलना, मतलब धूप में तुम्हें जाना नहीं है। उसके साथ ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। तो मत शब्द कि सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, तुम बाहर मत जाओ। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, तुम बीमार हो तो तैरने के लिए मत जाना, मतलब तुम पहले से ही बीमार हो तो तैरोगे तो और बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए तैरने के लिए जाने के लिए क्या किया यहाँ पर मना किया है। तो तुम बीमार हो तो तैरने के लिए मत जाना। तो जिस वाक्य से अथवा जब वाक्य से किसी बात का न होने का अथवा कार्य का न होना सूचित होता है तो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड उदाहरण देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। शब्द से ही समझ में आता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न, हाँ, जैसे विधानवाचक में सरल विधान होता है, निषेधवाचक में निषेध यानी नकारात्मकता दर्शाई जाती है। तो थर्ड भेद में प्रश्न पूछा जाता है, हाँ, कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन प्रश्नों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी प्रश्न चिन्ह उस वाक्य के बाद आता है। जैसे यहाँ पर है उदाहरण, राहुल सुबह से कहाँ गया है, मतलब प्रश्न पूछा है कि राहुल सुबह से नहीं दिखाई दे रहा तो वह कहाँ गया है। ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए, तुम्हारे घर कौन आया है, प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे घर आए हुए जो भी लोग हैं वो कौन है, इस अर्थ से। उसके बाद धूप में बाहर कौन खड़ा है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए कि धूप में बाहर कौन खड़ा है। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, हाँ, ये क्या है, प्रश्न पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना आवश्यक है। पिताजी से मिलने कोई आया है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद राम तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न चिन्ह कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें किसने बुलाया है, किसने, यह शब्द। उसके बाद तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, क्यों, प्रश्न पूछा है कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे। उसके बाद कल तुमने क्या क्या खाया था, तो प्रश्न पूछा है कि तुमने क्या क्या खाया था कल। इसके साथ विक्रम किसकी राह देख रहा है, प्रश्न पूछा गया है कि विक्रम तुम किसकी राह देख रहे हो। मतलब ये क्या है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्न चिन्ह आता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो पहला प्रकार है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक। अब चौथा प्रकार देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा यानी ऑर्डर, हाँ, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, कॉमा, मतलब देखिए आदेश अथवा अनुमति अथवा अनुरोध का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी बात की करने की आज्ञा दी जाती है अथवा ऑर्डर छोड़ा जाता है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, अथवा अनुमति दर्शाई जाती है, ठीक है तुम गांव जाओ, ठीक है तुम पढ़ाई करो, अथवा अनुरोध कि विरोध दर्शाया जाता है कि तुम ऐसा मत करो। ये निषेधवाचक वाक्य की तरह आता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से अगर देखते हो तो यहाँ पर आज्ञा अथवा आदेश दिया जाता है। चौथा प्रकार आज्ञावाचक वाक्य, कि जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता हो। तो यहाँ पर उदाहरण है, आप वहाँ जाकर बैठिए, हाँ, आज्ञा दिए कि आप वहाँ जाकर बैठिए। दूसरा, अब यह काम बंद कर दीजिए। नेक्स्ट उदाहरण है, अब यह काम बंद कर दीजिए। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, राम तुम वहाँ जाओ, प्रिया तुम पढ़ाई करो, मतलब तुम वहाँ जाओ, ये भी क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है, वह तो आदेश दिया है। उसके बाद प्रिया तुम पढ़ाई करो, ये भी कार्य करने के लिए बताया गया है। सीमा गाना गाओ, ठीक है, तुम इधर आओ, तुम अपना काम करो, आवाज़ बंद करो, हाँ, पूजा चित्र निकालो। ऐसे अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं कि जहाँ पर आपको आज्ञा, अनुमति, आदेश, अनुरोध का बोध होता हो। उसके साथ अन्य उदाहरण देखिए, किताब के पन्ने मत फाड़ो, ठीक है, दीवारों को साफ करो, ठीक है, किताब के पन्ने मत फाड़ो। नेक्स्ट है, दीवारों को साफ कर दो। उसके बाद यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना, यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। उसके बाद अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाना, हाँ, अपने जन्मदिन पर एक पौधा
जरूर लगाना। तो इस प्रकार वाक्य के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक ये वाक्य है। ठीक है, उसके बाद अन्य प्रकार अभी देखते हैं। अभी देखिए छात्रों, अर्थ की दृष्टि से ही आगे के प्रकार, जैसे कि अभी हमने देखा विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। उसके बाद देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय कि जिस विस्मय का अर्थ यानी क्या, आश्चर्य लगना। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में विस्मय प्रकट करने वाले शब्द आते हैं कि जैसे कुछ हमने गंदगी देखी, हमें वो सहन नहीं होता तो हम छी छी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डरावना दृश्य देखा तो हाय, ओह, बाप रे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दुखद घटना हुई तो हम अरे रे ऐसा बोलते हैं। अथवा कुछ अच्छा मार्क किसी ने प्राप्त किया, अंक अच्छे मार्क एग्जाम में मिले तो शाबाश ऐसे मुंह से हमारे आता है शब्द। तो मतलब ही क्या है, हर्ष हो, विस्मय हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य, जो भी तीव्र मनोभाव है हमारे अंदर के, वह जिस शब्द का इस्तेमाल करके हम आगे का वाक्य कहते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो और इस वाक्य में विस्मयवाचक चिन्ह आता है। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए और एक बार देखिए कि जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है। उसके बाद अरे वह फेल हो गया। अथवा अन्य वाक्य देखिए, अरे कितना विशाल मैदान है। हाँ, अरे कितना विशाल मैदान है, मतलब जो भी मैदान है वो बहुत ही बड़ा अथवा विशाल है। ठीक है, सावधान ट्रक आ रहा है। नेक्स्ट उदाहरण, सावधान ट्रक आ रहा है। उसके बाद छी छी नाले से कितनी बदबू आ रही है। हाँ, तो छी छी ये क्या है, यहाँ पर विस्मय प्रकट करता है। उसके बाद ओह तुम आ गए। नेक्स्ट, शाबाश ऐसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करो। तो शाबाश ये विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार जिस वाक्य से हर्ष, विस्मय, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेत यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी पर निर्भर रहती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का पूरा होने के लिए, उस कार्य को पूरा होने के लिए जैसे शर्त सी लगी होती है। हाँ, संकेत यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है और इन वाक्यों में ज़्यादातर शर्त सी लगी होती है कि वह कार्य कैसे पूरा हो, यह संकेत दर्शाया जाता है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान, इस वाक्य में यदि, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए संकेतवाचक में, यदि चेक पास हो गया तो कल आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ, संकेत दर्शाए कि यदि चेक पास हो गया मतलब एक क्रिया, चेक अगर पास होता है तो दूसरी क्रिया क्या है, तो आपको कल पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यदि वह तैरना जानता तो डूबता नहीं। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आधारित होना अथवा निर्भर होना। यहाँ पर उदाहरण है वो लिखिए, अन्य उदाहरण बताते हुए देखिए, अगर जल्दी स्टेशन पर आते तो टिकट मिल जाता, मतलब देर हो गई टिकट मिला नहीं, ऐसे बोध होगा ना। अगर जल्दी तुम स्टेशन पर आते तो आपको टिकट जरूर मिल जाता। यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज बचता। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज बचता। नेक्स्ट, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यदि वर्षा यानी बारिश रुकती तो मैं घर जाता। उसके बाद, अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर, यदि ये शब्द संकेतवाचक के उदाहरण हैं। अगर मेहनत करोगे
तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार संकेतवाचक में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए 7वां, संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी डाउट, शंका। हाँ, तो संदेहवाचक में क्या आता है, जिन वाक्यों में, परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में किसी चीज़ के बारे में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है कि होगी या नहीं, वह कार्य होगा या नहीं, ऐसे हम शंका ही व्यक्त करते हैं, संभावना ही व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इस वाक्य के अंत में ज़्यादातर होगा, होगी, हो जाएगा, होंगे ये शब्द ज़्यादातर आते हैं। हाँ, और इस वाक्य में शायद, संभवतः यह शब्द भी आते हैं। मतलब पहचानने का तरीका ऐसे शॉर्टली में बता रही हूँ आपको कि संदेह यानी शंका व्यक्त की जाती है, कार्य होगा या नहीं होगा सिर्फ शंका व्यक्त की जाती है। अंत में होगा, होगी, होगे, जाए इन शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। उसके साथ ही शायद, संभवतः ये शब्द भी इस वाक्य में आते हैं। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी। पहले उदाहरण देखते हैं यहाँ का, शायद आज बदली छट जाए। उसके बाद शायद अब तक वह तैयार हो गया हो। उसके बाद अन्य उदाहरण देखिए, अब तक फसल कट चुकी होगी। उसके बाद रमा खाना पका चुकी होगी। हाँ, मतलब संभावना कर रहे हैं हम कि बाबा खाना उसका पका कर हो गया होगा। उसके बाद दिया बुझ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण, दिया बुझ गया होगा। नेक्स्ट, अब शायद कोरोना जल्द ही खत्म होगा। हम संकेत करते हैं, संदेह करते हैं कि बाबा अब शायद कोरोना जल्द ही खत्म होगा। उसके बाद संभवतः अजय विद्यालय से घर आ गया होगा। संभवतः अजय विद्यालय से घर आ गया होगा। तो इस प्रकार संदेहवाचक उदाहरण में किसी चीज़ के बारे में संदेह, शंका अथवा संभावना का बोध होता है। नेक्स्ट अंतिम प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, किसी भी कार्य की इच्छा। हाँ, जैसे कि इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा मतलब अच्छी भी इच्छा की जा सकती है अथवा बुरी भी इच्छा की जा सकती है। मन के भाव है, मनुष्य है, जितनी व्यक्ति उतनी प्रवृत्तियाँ होती है। तो कोई अच्छा शुभकामना देगा, इच्छा प्रकट करेगा, आशीर्वाद देगा, अथवा कोई कभी कभार अभिशाप देगा। हाँ, तो जो भी हो, मन के भाव, इच्छा प्रकट किए जाते हैं, आशीर्वाद दिए जाते हैं अथवा अभिशाप दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, भगवान आपको लंबी आयु दे। भगवान क्या करे, आपको लंबी आयु दे, आशीर्वाद दिया यहाँ पर। तुम्हारा भला हो। नेक्स्ट उदाहरण है, तुम्हारा भला हो। तो इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य वहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट अन्य उदाहरण देखिए, राहुल तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, राहुल तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, मतलब अच्छा शुभ वचन हमने प्रकट किए हैं। उसके बाद ईश्वर करे आप बहुत उन्नति करें। प्रकट की ये इच्छा क्या, अच्छी इच्छा कि ईश्वर करे, भगवान करे कि आप बहुत उन्नति अथवा प्रगति करें। उसके बाद हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे। उसके बाद काश इस समय सुमन हमारे साथ होती। इच्छा प्रकट की क्या है, अभिलाषा क्या है उसके मन में कि काश इस समय सुमन हमारे साथ होती। उसके बाद लास्ट उदाहरण, मैं चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा शुभकामना, अभिशाप प्रकट किए जाते हैं, उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य के भेद के अंतर्गत दो प्रकार के मूल भेद होते हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। तो उसमें से अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है कि जिसका अभी हमने अध्ययन किया है। तो
तो पढ़ाते समय जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं वह आप सुनकर अच्छे तरीके से वह लिखें। उसके साथ साथ अन्य हर एक प्रकार के 10 उदाहरण आप क्या करना है, उसकी तैयारी करना है। आपको एग्जाम में आए तो विधानवाचक वाक्य अथवा निषेधवाचक वाक्य पहचानिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अथवा सूचना दी जाएगी और उसका उस वाक्य में परिवर्तन कीजिए। जैसे हम काल परिवर्तन कहते हैं वैसे ही एक वाक्य आपको दिया जाएगा, ब्रैकेट में सूचना दी जाएगी कि प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब उस वाक्य को आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर वाक्य के भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के 8 भेद है उसका यहाँ पर अध्ययन हो चुका है। तो इस पढ़ाते समय जो उदाहरण है वो कंपलसरी लिखना है। उसके साथ साथ अन्य हर एक प्रकार के 10-10 उदाहरण आप अपनी कापियों में लिखना है। होमवर्क के तौर पर आपको कार्य पूरा करना है। धन्यवाद।